एक चाइनीज फेस्टिवल की फायरवर्क टेक्नोलॉजी कैसे आज दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी बन गई। 9th सेंचुरी चाइना के कुछ एल्केमिस्ट एक ऐसी मैजिकल मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे इंसान अमर हो जाए। एक्सपेरिमेंट करते वक्त उन्होंने सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट को मिक्स किया, लेकिन इमॉर्टैलिटी का पोषण तो मिला नहीं, यानी कि इंसान को अमर कर देने वाली दवाई तो बनी नहीं, बल्कि हुआ एक जबरदस्त एक्सप्लोजन। और वहीं से जन्म हुआ दुनिया के पहले गन पाउडर का। शुरू में चाइनीज लोग बैम्बू ट्यूब्स में गन पाउडर भरकर उसे जलाते थे ताकि बुरी आत्माओं को दूर भगाया जा सके, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीज फेस्टिवल और सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गई और दुनिया ने पहली बार फायरवर्क देखा। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा एक्सीडेंट फ्यूचर में दुनिया का सबसे डेंजरस वेपन बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ मिसाइल। आज किसी भी देश की असली पावर सिर्फ उसकी मिलिट्री नहीं बल्कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है। हमने देखा कैसे मॉडर्न मिसाइल कुछ ही मिनटों में पूरे की पूरी दुनिया का बैलेंस चला सकती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की असल शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले रॉकेट और मिसाइल जैसा कॉन्सेप्ट किस इंसान के दिमाग में आया? तो आइए मेरे साथ इस सफर पर हम जानेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी की पूरी हिस्ट्री, कैसे चाइना का फायरवर्क धीरे धीरे बदल गया फायर एरो में, एक्सप्लोसिव रॉकेट में और फिर डेडली मिसाइल वेपन्स में। 1232 ईस्वी सोंग डायनेस्टी, जिसके एम्परर थे टाइजू ऑफ सोंग। सोंग डायनेस्टी एक चाइनीज रॉयल डायनेस्टी थी जिसने चाइना पर लगभग 960 ईस्वी से लेकर 1280 ईस्वी तक राज किया। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो उस वक्त चाइना पर सोंग डायनेस्टी का कंट्रोल था। यह डायनेस्टी टेक्नोलॉजी में एडवांस थी, गन पाउडर डेवलप कर रही थी और मिलिट्री इनोवेशन को भी फेमस कर रही थी। सोंग डायनेस्टी के बाद आई मिंग डायनेस्टी। मिंग डायनेस्टी के फादर थे चाइनीज एम्परर होंगवू, जिनका नाम जू यंग जुआन के नाम से हुआ था। इन्हें फादर ऑफ मिंग डायनेस्टी कहा जाता है। मिंग डायनेस्टी चाइना की एक पावरफुल रॉयल डायनेस्टी थी जिसने चाइना पर 1368 से लेकर 1644 तक रूल किया। ये डायनेस्टी सोंग डायनेस्टी से एडवांस थी। ये डायनेस्टी स्पेशली फेमस थी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, एडवांस वेपन, नेवल पावर और इंजीनियरिंग इनोवेशन के लिए। मिसाइल हिस्ट्री में मिंग डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने गन पाउडर वेपन को और ज्यादा इंप्रूव किया, रॉकेट और फायर एरोस को मिलिट्री में डेवलप किया और रॉकेट टेक्नोलॉजी को और ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट किया। इसी डायनेस्टी ने मुगलों के अगेंस्ट पहली बार रॉकेट लाइक वेपन का यूज किया था। बाद में चाइनीज मिलिट्री के इंजीनियर जियांग यू ने हिलोंजिंग नाम की एक मिलिट्री बुक लिखी जिसमें रॉकेट, फायर एरो और अर्ली मिसाइल वेपन्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। और वही प्रिमिटिव रॉकेट्स आज डेवलप होकर बन चुके हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसे वेपन जो सिर्फ 30 मिनट में एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक तबाही पहुंचा सकते हैं। मिसाइल सिर्फ वेपन नहीं, पावर का सिंबल है, एक बटन है और हजारों किलोमीटर दूर तबाही। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा रेवोल्यूशन आया इंडिया में 18वीं सेंचुरी में, जब इंडिया का किंग, जिसे दुनिया टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानती है, नाम था टीपू सुल्तान। 18वीं सेंचुरी के एंड में जब टीपू सुल्तान ने रॉकेट को सिर्फ फायर वर्क या डराने का टूल नहीं रहने दिया, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक डेडली मिलिट्री वेपन बना दिया। 1780 से लेकर 1790 के बीच एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान की आर्मी ने पहली बार ऐसे रॉकेट यूज किए जो अपने टाइम पे काफी एडवांस रॉकेट थे। सबसे फेमस थी बैटल ऑफ पिलौर 1780, जिसको बाद में बैटल ऑफ रॉकेट के नाम से भी जाना गया, जहां मैसूर आर्मी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हैवी डैमेज किया। लेकिन एक सवाल यह था कि टीपू सुल्तान के रॉकेट इतने डेंजरस क्यों थे? उस वक्त यूरोप के रॉकेट ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन टीपू सुल्तान के रॉकेट में यूज होता था आयरन कास्टिंग। इसकी वजह से रॉकेट ज्यादा पावरफुल होते थे, ज्यादा स्टेबल रहते थे और पहले से कहीं ज्यादा डिस्टेंस तक तबाही मचाते थे। इसलिए हिस्टोरियन अक्सर टीपू सुल्तान के रॉकेट को वर्ल्ड का फर्स्ट मॉडर्न मिलिट्री रॉकेट भी कहते हैं। जब ब्रिटिश आर्मी ने रॉकेट की डिस्ट्रक्शन पावर देखी तो इतने ज्यादा शॉक रह गए कि उन्होंने टीपू सुल्तान के रॉकेट को ब्रिटिश लेकर उस पर प्रॉपर स्टडी की, उनकी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस किया और बाद में अपना नया वर्जन डेवलप किया और यहीं से धीरे धीरे रॉकेट टेक्नोलॉजी यूरोप में फेमस होने लगी। एक इंडिया किंग की बैटलफील्ड इनोवेशन फ्यूचर मिसाइल टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन बन चुकी थी। यूरोपियन डेवलपमेंट का मतलब था यूरोप ने रॉकेट टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस मिलिट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि यहीं से रॉकेट एक्सपेरिमेंटल चीज से एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री वेपन बन चुका था। टीपू सुल्तान के रॉकेट्स देखने के बाद ब्रिटिश समझ गया था कि फ्यूचर वार में रॉकेट टेक्नोलॉजी बहुत डेंजर साबित होने वाली है। इसलिए ब्रिटिश इंजीनियर विलियम कंजर्व ने मैसूर रॉकेट को स्टडी किया और उनका एक एडवांस वर्जन बनाया, कंजर्व रॉकेट। यहीं से यूरोप का पहला बड़ा रॉकेट डेवलपमेंट शुरू हुआ। इस रॉकेट को ब्रिटिश आर्मी ने यूज किया और नेपोलियन वार में भी इनको डिप्लॉय किया गया। अब रॉकेट सिर्फ रैंडम एक्सप्लोसिव नहीं रह गए थे, बल्कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी का पार्ट बनने लगे थे। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी एक थी, इन रॉकेट की एक्यूरेसी बहुत कम थी, रॉकेट कंट्रोल में नहीं रहते थे और टारगेट को एक्यूरेटली हिट भी नहीं कर पा रहे थे। फिर 19th सेंचुरी में यूरोप के साइंटिस्ट और इंजीनियर ने बेटर फ्यूल सिस्टम, इंप्रूव्ड लॉन्च मैकेनिज्म और एरोडायनेमिक डिजाइन पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे रॉकेट साइंस एक प्रॉपर साइंटिफिक फील्ड बनने लग गई। यही यूरोपियन डेवलपमेंट फ्यूचर में मॉडर्न आर्टिलरी रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल और स्पेस रॉकेट की फाउंडेशन बनी। वर्ल्ड वार एरा, वर्ल्ड वार 2 मिसाइल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसलिए बना क्योंकि पहली बार रॉकेट को गाइडेड लॉन्ग रेंज वेपन की तरह डेवलप किया गया। यहीं से मॉडर्न मिसाइल एज स्टार्ट हुई। अब तक
तक रॉकेट पावरफुल तो थे लेकिन एक्यूरेट नहीं थे। फिर नाजी जर्मनी ने दुनिया को दिखाया कि फ्यूचर की वार सिर्फ गन्स और टैंक से नहीं बल्कि मिसाइल जीती जाएगी। जर्मनी ने डेवलप किया V1 फ्लाइंग बॉम्ब, V2 रॉकेट। V का मतलब था वर्गेल टुन्स वाफे यानी कि रेवेंज वेपन। V1 एक फ्लाइंग बॉम्ब था लेकिन V2 दुनिया की पहली लॉन्ग रेंज गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल बनी। इस मिसाइल को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम था वार्नर वॉन ब्राउन। V2 रॉकेट इतना एडवांस था कि यह साउंड से भी फास्ट ट्रेवल करता था, एटमॉस्फेयर की एज तक पहुंच सकता था और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता था। 1944 में जर्मनी ने लंदन और यूरोप पर अटैक करने के लिए V2 रॉकेट का इस्तेमाल किया और दुनिया पहली बार समझ गई थी कि फ्यूचर में मिसाइल एंट्री सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों जर्मन रॉकेट साइंटिस्ट को अपने साथ ले गए और वही टेक्नोलॉजी बाद में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल और स्पेस रॉकेट की फाउंडेशन बनी। यही रीजन है कि वर्ल्ड वार 2 को मिसाइल टेक्नोलॉजी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट माना जाता है क्योंकि यहीं से शुरू हुआ मॉडर्न मिसाइल एरा, कोल्ड वार। कोल्ड वार के बाद शुरू हुई एक डेंजरस रेस। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया 2 सुपर पावर में डिवाइड हो चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे। दोनों के पास जर्मन रॉकेट टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और यहीं से शुरू हुआ ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का दौर। अब मिसाइल कुछ ही मिनटों में एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक मार कर सकती थी और अब शुरू हुई कोल्ड वार। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल वार नहीं थी बल्कि टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर और मिसाइल की रेस थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल मिसाइल बनाने में लग गए। सभी इसी दौरान इस पीरियड में डेवलप हुए ICBM, न्यूक्लियर मिसाइल, सबमरीन लॉन्च मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल की रिसर्च शुरू हुई। अब मिसाइल सिर्फ बैटलफील्ड वेपन नहीं रह गए थे, अब वो पूरी दुनिया को एक मिनट में डिस्ट्रॉय करने वाला एक खतरनाक हथियार बन चुका था। और उससे खतरनाक बात ही न्यूक्लियर वार का डर, एक मिसाइल और लाखों लोग एक साथ खत्म। 1962 में दुनिया कोल्ड वार के सबसे डेंजरस मूवमेंट पर पहुंच गई जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। उस वक्त USSR ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दी और अमेरिका ने वार्निंग दे दी दुनिया न्यूक्लियर वार से सिर्फ 2 कदम दूर है। लोगों को लग रहा था कि कभी भी वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकती है, लेकिन इस मिसाइल रेस ने आगे जाकर जन्म दिया गाइडेड सिस्टम को, रडार टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट नेविगेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी को भी बहुत फास्ट डेवलप किया और फिर मिसाइल रेस स्पेस रेस में तब्दील हो गई। सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया अपना पहला सैटेलाइट प्रोग्राम, नाम था स्पुतनिक, दुनिया का पहला सैटेलाइट, और अमेरिका ने शुरू किया। This is a historic day for mankind. Today, we launched the Apollo program. अब वही टेक्नोलॉजी इंसान को स्पेस में ले गई, मॉडर्न मिसाइल। आज मिसाइल सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है। वही मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मिसाइल सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि पूरी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का सेंटर बन चुकी है। एशियन चाइनीज फायर एरो से शुरू हुआ सफर, टिप्पू सुल्तान के आयरन रॉकेट, वर्ल्ड वार 2 के V2 रॉकेट और कोल्ड वार की न्यूक्लियर मिसाइल रेस आज डेवलप होकर बन चुकी है मॉडर्न मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब मिसाइल में यूज होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, GPS गाइडेंस, रडार सीकर, सैटेलाइट नेविगेशन, हाइपरसोनिक स्पीड और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। आज की मॉडर्न मिसाइल 1000 ऑफ किलोमीटर ट्रेवल कर सकती हैं, साउंड से भी कई गुना तेज जाती हैं और कुछ मिसाइल को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, इंडिया और नॉर्थ कोरिया आज हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रही हैं और इसी वजह से मिसाइल आज सिर्फ डिफेंस सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस डिसाइड करती है। एक मिसाइल अटैक और पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिकल बैलेंस बदल सकता है। सोचो 9th सेंचुरी में एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन की शुरुआत की कहानी आज दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन की पहचान बन चुकी है और शायद फ्यूचर वार का फैसला भी यही तय करेंगी। चाइना का सिंपल फायर एरो से लेकर आज की हाइपरसोनिक मिसाइल तक यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन नहीं बल्कि इंसान की पावर और डिस्ट्रक्शन दोनों की कहानी है और हम और फ्यूचर में यह मिसाइल और भी डेंजरस होने वाली है। दोस्तों, यदि आपको ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में नहीं पता तो इस लिंक पर क्लिक कर इसके बारे में जान सकते हो और उसी तरह यदि आपको न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में भी नहीं पता तो सेम आप इस लिंक पर क्लिक कर इनके बारे में जान सकते हो।